का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। डिडक्शंस का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने डिस्कस किया भी डिडक्शंस का मतलब क्या है। डिडक्शंस का मतलब है वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त डेबिट साइड पर लिख सकते हो। देखिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और आप अपनी मर्जी से कुछ एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं, जितनी मर्जी अमाउंट के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पर आप परचेजेस भी लिखते हैं, वेजेस भी लिखते हैं, सैलरीज भी लिखते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी लिखते हैं। अदर एक्सपेंसेस में देखें जी, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस भी है, सेलिंग स्टाफ की सैलरीज भी हैं, कमीशन भी है, रेंट पेड भी है और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी लिखते हैं। डेप्रिसिएशन भी अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, बैड डेट्स भी अपनी मर्जी से लिखते हैं। ये सारे वो एक्सपेंडिचर जिनके मैंने नाम बोले हैं, ये सारे वो एक्सपेंडिचर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। भाई, ये सारे एक्सपेंडिचर जो आप लिखते हैं ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए लिखते हैं, लेकिन जब आप टैक्स डिपार्टमेंट को बनाकर देंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको सारे एक्सपेंडिचर लिखने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब आप टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर देंगे तो कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं विच आर अलाउड टू बी डिडक्टेड, जो इजाज़त है कि आप उन एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, मैंने साथ साथ आपको मार्क भी करवाया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जो आपने इसमें शामिल करनी हैं। पेज नंबर 176 से ये टॉपिक शुरू हुआ। हमने डिडक्शंस पढ़े। डिडक्शंस में एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिजनेस था, इसमें रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स, बोनस। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर हमने एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स इनको पढ़ा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अमालगमेटेड कंपनी को पढ़ा। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो अलाउड हैं टू बी डिडक्टेड। देन हमने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पढ़े पेज नंबर 178 पर। पेज नंबर 179 पर एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ा। फिर प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट और लीज पेमेंट के बारे में पढ़ा कि ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो अलाउड हैं टू बी डिडक्टेड। उसके बाद पेज नंबर 180 हमने कहा था जी काट दें, मैंने कहा था आपको। पेज नंबर 181 पर हमने बैड डेट्स का एक्सपेंस और उसके डिडक्ट करने की जो 3 कंडीशंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन पेज नंबर 182 पर हमने पेज नंबर 182 भी काट दिया था। पेज नंबर 183 पर वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर पार्टिसिपेशन फंड्स के बारे में पढ़ा कि ये वो एक्सपेंडिचर हैं विच आर अलाउड के जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो इन एक्सपेंडिचर को आप डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अभी हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 183 पर। दीज आर डिडक्शंस नॉट अलाउड, क्लियरली हेडिंग दी हुई है, डिडक्शंस नॉट अलाउड। सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड का मतलब है ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप बिजनेस में पे तो करते हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई आपको ये लिखने की इजाज़त नहीं है, नॉट अलाउड। एक्सपेंडिचर तो हैं, पे भी किए होंगे आपने, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर जो हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट इजाज़त नहीं देता, उनके रेगुलेशंस के मुताबिक ये क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते। कुछ एक्सपेंडिचर में आपने कंडीशंस को वायलेट किया होता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोवाइड की गई कंडीशन है ना, उसको आपने उसकी खिलाफ वर्जी की होती है, इस वजह से आपको वो एक्सपेंडिचर लिखने की इजाज़त नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने अपने मुलाजमीन के लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया हुआ है। प्रोविडेंट फंड आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से भी पैसे काटते हैं, खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको वो लिखने की इजाज़त नहीं मिलती, हालांकि वो एक्सपेंडिचर आपने पे किया होता है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स डिपार्टमेंट के कानून के मुताबिक अगर आपने प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज करवाया हो ना, रजिस्टर्ड करवाया हो, अप्रूव्ड करवाया हो कमिश्नर से, तो फिर सिर्फ इजाज़त है आप उसके लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपको वो माइनस करने की इजाज़त है, वरना वो माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो पे आपने किया होगा एक्सपेंस, लेकिन लिखने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह हमने ये पढ़ना है इस टॉपिक में कि ये वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं विच आर नॉट अलाउड, जो टैक्स के कानून के मुताबिक माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो सबसे पहले है जी सेस, रेट एंड टैक्सेस।
स्मॉल टैक्स को सेस कहा जाता है, स्मॉल टैक्सेस को सेस कहा जाता है। रेट भी टैक्स का ही नाम है, डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के टैक्स का रेट है, इस तरह कस्टम्स टैक्स का रेट है, एक्साइज टैक्स का रेट है, या टैक्सेस हैं ये अलाउड नहीं है। कौन से वाले? हमने तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पहला पॉइंट ही तकरीबन हमने ये पढ़ा था कि जो भी टैक्सेस हैं, रेट्स हैं, वो अलाउड हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? कहता है एनी सम पेड और पेएबल, कोई भी रकम जो आप अदा करें या अदा करना हो आपने, बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान में अदा करें चाहे आउटसाइड पाकिस्तान अदा करें, ऑन अकाउंट ऑफ एनी सेस रेट और टैक्स, सेस की वजह से, रेट की वजह से या टैक्स के हवाले से, किस पर? ऑन द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। कहता है मुनाफे पर जो टैक्स होता है ना वो लिखने की इजाजत, मुनाफे पर जो टैक्स होता है वो एक्सपेंस बनाकर लिखने की इजाजत नहीं होती। भाई मुनाफा तो एक्सपेंसेस के बाद निकाला जाता है, मुनाफे पे जो टैक्स आता है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, याद रखें। आपने फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो टैक्स होता है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिखा जाता। टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं, एक्सपेंस बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते। अगर आपको याद हो तो टैक्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रख लिए, अपने बिजनेस का खर्चा बनाकर, एक्सपेंस बनाकर लिखने की इजाज़त नहीं है। भाई प्रॉफिट आने के बाद तो टैक्स दिया जाना है, तो उसे एक्सपेंस कैसे बना सकते हैं आप? कहते हैं ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये तो टैक्स है जो आपने स्टेट को देना है, रियासत को देना है। तो ये अलाउड नहीं है कि आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखें, मतलब अपने इसे रेगुलर एक्सपेंस बनाकर लिखें, इसकी परमिशन नहीं है। ये पहला एक्सपेंस था जो अलाउड नहीं है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसके बारे में भी मैं पहले समझा चुका हूँ कि वो टैक्सेस जो आपसे एडवांस में ले लिए जाएं। मिसाल आपको एक छोटी सी इसकी देता हूँ, आपके बैंक में पैसे जमा हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो बैंक में, वहाँ से आपको सालाना या माहाना या 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता है। वो जो बैंक वाले आपको सूद देते हैं ना आपके जमा शुदा पैसों पर, बेटा वो इंटरेस्ट आपको मिलता है टैक्स काटने के बाद। आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे हैं, वहाँ से सालाना डिविडेंड आपको मिलता है, बेटा वो डिविडेंड भी आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। ये जो बैंक वालों ने टैक्स काटा या जो कंपनी ने डिविडेंड पर टैक्स काटा नहीं, ये इनकम टैक्स है, ये मुनाफे पर टैक्स है, गेन पर टैक्स है। तो जो गेन का टैक्स होता है वो अलाउड, बेशक वो एट सोर्स ही क्यों ना ले लिया जाए। एट सोर्स का मतलब है एडवांस ही क्यों ना ले लिया जाए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या है? वो टैक्सेस जो आपके पास आमदनी आने से पहले कट जाते हैं। किसी का प्राइस बॉन्ड निकला हो, वो प्राइस बॉन्ड का रकम निकले जी 10 लाख रुपया, अखबार में लिखा होता है 10 लाख का इनाम निकला है जी, आप बैंक से 10 लाख लेने जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम आपको 8 लाख देंगे। 10 लाख का 10 लाख नहीं मिलेगा, प्राइस बॉन्ड पर 15% टैक्स है, 1.5 लाख रुपया काटेंगे वो, आपको 10 लाख की बजाय 8.5 लाख देंगे। आप जितना मर्जी कहते रहे देखें जी लिखा हुआ 10 लाख, वो कहेंगे नहीं भाई हमें हुक्म है टैक्स डिपार्टमेंट का, FBR का, हुकूमत का, कि प्राइस बॉन्ड का इनाम टैक्स काट कर देना है। इसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो एडवांस में टैक्स कट जाते हैं। बेटा जो एडवांस में टैक्स कट जाएंगे ये भी आपके बिजनेस एक्सपेंस नहीं होते, इनको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिख सकते। तो ना आप सेस रेट और टैक्सेस को लिख सकते हैं जो इनकम पर हों, और ना ही आप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लिख सकते हैं। थर्ड एक्सपेंस, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। अब मेरी बात ज़रा सुनिएगा ध्यान से। नॉन रेजिडेंट के बारे में आपने पढ़ा है, वो जो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, पाकिस्तान का रिहायशी। होता क्या है, आप सम टाइम कोई सर्विस लेते हैं किसी दूसरे कंट्री के शख्स से या किसी दूसरी कंट्री के कंपनी से या एसोसिएशन से। आपने कोई मशीन मंगवाई, वो दूसरी कंपनी पाकिस्तान में आती है, बाकायदा आपको इंस्टॉल करके देती है, आपके मुलाजमीन को उसकी ट्रेनिंग देकर जाती है। अब आपने उस कंपनी को पैसे देने, उन्होंने आपके यहाँ पर आकर मशीनरी इंस्टॉल की है और आपके मुलाजमीन को ट्रेन भी किया है। अगर आपने उनको ये जो पैसा दिया है आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, जहाँ बिजनेस में बाकी खर्चे करते हैं ये भी आपका खर्चा हुआ है, लेकिन अलाउड नहीं होगा। कब?
अगर आपने उस नॉन रेजिडेंट को अदायगी बगैर टैक्स काटे कर दी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को आप अदायगी करें ना तो उसमें से टैक्स काट लें हुकूमत के बताए गए रेट के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट के बताए गए रेट के मुताबिक। अगर आप उस रेट से टैक्स नहीं काटते और उसको बगैर टैक्स काटे ही अदायगी कर देते हैं तो फिर आपने चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च किया हो, नॉन रेजिडेंट को जितनी मर्जी सैलरी दी हो, कमीशन दी हो, ब्रोकरेज दी हो, आपको वो एक्सपेंस बना के लिखने की इजाज़त, हालांकि आप पे करते हैं, रियलिटी में पे करते हैं, हकीकत में पे करते हैं, सच में पे करते हैं, लेकिन लिखने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगाई थी कि जितना भी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करें ना टैक्स काट कर करें। आपने बगैर टैक्स काटे उनको अदायगी कर दी है। अब टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको ये एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं देंगे, आप ये एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। एनी सम पेड, कोई भी रकम जो आप अदा करें टू द नॉन रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, चाहे सैलरी की मद में, रेंट की मद में, ब्रोकरेज और कमीशन और प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट फॉर सर्विसेज और फी और एनी सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अनलेस, तब तक इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। कब तक भला? अनलेस टैक्स देयर ऑन हैज़ बीन पेड और डिडक्टेड एंड पेड अंडर सेक्शन 149 टू 158 एंड 233। सेक्शन लिखें ना लिखें, समझाना वो ये चाह रहा है कि अगर आपने टैक्स ना काटा इन सेक्शंस के मुताबिक, अनलेस, जब तक टैक्स नहीं काटेंगे, बगैर टैक्स काटे आपने उसको सैलरी दे दी, उसको रेंट दे दिया, उसको ब्रोकरेज दे दी, कमीशन दे दी, प्रॉफिट ऑन डेट दे दी या कोई फीस दे दी, बेशक आपने बिजनेस में ये खर्चा किया भी होगा लेकिन आपको लिखने की इजाज़त नहीं होगी। तो डिडक्शन नॉट अलाउड में अब तक हमने 3 डिडक्शंस पढ़ी हैं जो नॉट अलाउड हैं। एक सेस रेट और टैक्सेस, दूसरा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तीसरा है पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट आएंगी फोर्थ, देखें जी, फोर्थ है जी एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट्स। आप सुनते हैं, देखते भी हैं कि अक्सर कहता है जी कंपनी ने अपने मुलाजमीन को जी फॉरेन टूर पे भेज दिया, गैर मुल्की दौरे पर भेज दिया जी, इंजॉयमेंट के लिए कंपनी अपने मुलाजमीन को किसी होटल में ले गई, किसी पीसी होटल में ठहरा दिया, किसी फॉरेन कंट्री का टूर करवा दिया, वहाँ एम्प्लॉयज़ की इंजॉयमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग रख दी, कोई उनकी एक्साइटमेंट के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कोई इंतज़ाम कर दिया। तो कंपनी अपने मुलाजमीन की एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करती है। कंपनी अपने मुलाजमीन की एंटरटेनमेंट के लिए, मुलाजमीन को जो डेली लंच दिया जाता है, जो डेली टी कॉफ़ी दी जाती है, ये भी एंटरटेनमेंट में आती है। मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए कंपनी जो एंटरटेनमेंट पर जो पैसा खर्च करती है वो अलाउड होना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंस है, जहाँ आप अपने मुलाजमीन पे बाकी खर्चे करते हैं, उनको सैलरीज देते हैं, वहाँ पर उनके लिए एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करते हैं आप। लेकिन कहता है इस हवाले से टैक्स डिपार्टमेंट की एक लिमिट है जो हर बिज़नेस को दी गई है। अगर एक बिज़नेस उस रकम से ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो जो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उस लिमिट से ज़्यादा खर्च करेंगे, बेशक आप वो आपको लिखने की इजाज़त, बेशक बिज़नेस में आपने वो एक्सपेंस किया भी होगा लेकिन लिखने की इजाज़त आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त उस एक्सपेंस को नहीं लिख सकेंगे। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट, वो लिमिट जो आपको, वो हद जो आपको बताई है, भैया आपने सालाना 2 लाख खर्च करना है, एक बिज़नेस को कहा गया भाई आपने 5 लाख खर्च कर सकते हैं बिज़नेस के हुजम के लिहाज से। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। उसके बाद है जी सम पे टू अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड फंड। अभी मैंने शुरू में बताया इसके बारे में कि आप अपने मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपने मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं कि भाई आपने अपने मुलाजमीन के लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया, ग्रेचुइटी फंड मेंटेन किया, सुपर एनुएशन फंड मेंटेन किया, कोई पेंशन फंड मेंटेन किया। भाई ये सारे फंड जो आप अपने मुलाजमीन के लिए मेंटेन करते हैं, ये फंड जो आप अपने मुलाजमीन के लिए मेंटेन करते हैं, ये अलाउड नहीं होंगे। कब? अगर आपने वो फंड्स अप्रूव ना करवाए हुए। अप्रूव ग्रेचुइटी फंड होगा, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड होगा तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे। अगर आपने अनअप्रूव ग्रेचुइटी फंड है, अनअप्रूव सुपर एनुएशन फंड है, तो फिर उसके लिए जो आप कंट्रीब्यूशन देंगे वो अलाउड नहीं होगी। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, पेंशन फंड और ग्रेचुइटी फंड विच इज़ नॉट अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड
इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। जो अप्रूव्ड नहीं है, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसके लिए आप जितनी मर्जी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो अलाउड नहीं होगी। तो ये फोर्थ डिडक्शन थी जो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं जी, पेज नंबर 184 पर। पेज नंबर 184 पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया कि अगर ये ग्रेचुटी फंड, ये प्रोविडेंट फंड अगर अप्रूव नहीं होंगे तो ये अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ जी, फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। सेक्शन 21 सब सेक्शन उसकी लाइन जी है। इसका मतलब ये है, कहता है एक बिजनेस का एक्सपेंस तो ठीक है आपको लिखने की इजाज़त है, लेकिन अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप यूटिलिटी बिल लेट जमा करवाते हैं, आप टैक्स लेट जमा करवाते हैं, आप रोड ट्रैफिक सिग्नल्स की वायलेशन करता है आपका बिजनेस, या फूड डिपार्टमेंट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। आजकल जो गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, दुकान जो है वो 6 बजे के बाद खुली रखता है, फ्राइडे और सैटरडे को खुली रखता है, तो उसको जितना जुर्माना होगा, जितनी फ़ाइन पेनल्टी होगी, जितने सर चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट जमा करवाने के, ये जितना फ़ाइन पेनल्टी और चार्जेस हैं, बेशक बिजनेस में आप ये पे करते हैं, लेकिन इनको लिखने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी पर होते हैं। तो आप जितनी भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, उस कानून की खिलाफ वर्जी पर जितना पैसा खर्च होगा, मतलब आप जितना पैसा खर्च करेंगे फ़ाइन पेनल्टी की सूरत में, वो आपको अलाउड नहीं है कि आप उसे अपना एक्सपेंस बनाकर लिख सकें। कहता जी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और रेगुलेशन, कोई कानून उसके खिलाफ वर्जी है, उसके लिए आपको जो फाइन होगा, जो पेनल्टी देना पड़ेगी, वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है जी, पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पर्सन। वो जो बिजनेसमैन जाती खर्चे करता है ना, वो जो बिजनेसमैन जाती खर्चे करता है, अपने बिजनेस में से पैसे निकालता है, अपने बच्चों की स्कूल फी दे देता है, अपने घर की ग्रॉसरी खरीद लेता है, अपने घर की जो अपना मकान है उसका किराया दे देता है। तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर होंगे, बेशक पैसा कारोबार से निकाल कर, बिजनेस से निकाल कर आप अदा कर रहे हो, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर उनको लिखने की इजाज़त नहीं है। उनकी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखने की इजाज़त नहीं है। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पर्सन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है जिसको आप लिखते हैं वो नॉट अलाउड है, आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है जी, अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड और कैपिटलाइज फंड। पर्सनल एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद है जी, अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड। जितनी रकम आप अपने मुनाफे में से रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, जितनी प्रॉफिट आप अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व फंड में, जनरल रिजर्व में, भाई वो एक्सपेंस नहीं है आपका। एक्सपेंस है भला? रिजर्व मेंटेन करना, पैसों को संभाल के रखना एक्सपेंस है आपका, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने की इजाज़त आपने देखा है? आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोपरेशन अकाउंट में लिखते हैं। जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा एडवांस अकाउंटिंग में आपने, तो जितने भी रिजर्व आप ट्रांसफर करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोपरेशन अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते उन्हें। अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद रेम्यूनरेशन पे टू अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। एसोसिएशन का मेंबर मतलब एसोसिएट, मतलब एक पार्टनरशिप का पार्टनर, एक पार्टनरशिप का कहता है एक पार्टनर, एक एसोसिएट, एसोसिएशन का जो मेंबर है उसको जितनी कमीशन, जितनी सैलरी, जितनी ब्रोकरेज या जितना भी मुआवजा दिया जाता है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं समझा जाता। वो यही समझा जाता है जैसे मुनाफा तकसीम किया जाता है ऑनर्स के दरमियान में। तो जितना भी मुआवजा किसी भी एसोसिएशन के मेंबर को पे किया जाएगा वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिख सकते, चाहे वो मुआवजा सैलरी की शक्ल में हो, फीस की शक्ल में हो, ब्रोकरेज या कमीशन की शक्ल में हो। जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं ना, एसोसिएट्स होते हैं, एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, वो जितना भी मुआवजा लेते हैं ना वो बिजनेस का एक्सपेंस, मुआवजा तो वो होता है, मतलब लिखा तो वो जाता है जो मुलाजमीन को दिया जाए। जो एसोसिएट्स ले लेते हैं, एसोसिएशन के मेंबर ले लेते हैं, उस मुआवजे को लिखने की इजाज़त नहीं है।
एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, वो अलाउड नहीं है। उसके बाद है जी लिमिटेशन ऑन अलाउबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं? वो सारी सहूलतें, वो सारे फ़ायदे जो एक कंपनी, एक बिज़नेस अपने मुलाजमीन को देता है। एक कंपनी अपने मुलाजमीन को कौन कौन से फ़ायदे देती है, ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में कल से इंशाल्लाह ताला। अदरवाइज़ आप सुन लें ध्यान से कि एक कंपनी अपने मुलाजमीन को फ़ायदों में, परक्विजिट्स में, सहूलतों में रिहाइश की सहूलत देती है, मेडिकल की सहूलत देती है, कन्वेंस सवारी की सहूलत देती है, उसे कर्ज़े की सहूलत देती है, उसे स्पेशल अलाउंस देती है, उसे प्रोविडेंट फंड की सहूलत देती है, उसके ज़ाती मुलाजमीन की तनख्वाहें देती है। एक कंपनी अपने मुलाजमीन को जो सहूलतें देना उसे कहते हैं परक्विजिट्स। अब अगर आप कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक कंपनी के एक्सपेंसेस आते हैं अपने मुलाजमीन को रिहाइश देने में, कन्वेंस देने में और बाकी खर्चे करने में। अपने मुलाजमीन को आपने कोई भी बेनिफिट देना, उस पर आपका एक्सपेंस होगा, तो असूली तौर पर तो ये एक्सपेंस लिखने की इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त है, लेकिन लिमिट क्या है? लिमिट देखें हमने पढ़नी है। कहता है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एम्प्लॉयर इन प्रोवाइडिंग परक्विजिट टू एन एम्प्लॉई। सहूलतें दे रहे हैं उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं, रिहाइश का फ़ायदा, रिहाइश की सहूलत दे रहे हैं, कन्वेंस की दे रहे हैं, मेडिकल की दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं और बाकी फ़ायदे दे रहे हैं। हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। कहता अगर उसकी रकम सैलरी के 50% से ज़्यादा हुई, मतलब किसी की सैलरी है 50,000, आप कहते हैं नहीं हम इन्हें जो सहूलतें दे रहे हैं वो बनती हैं 1 लाख की, हम टोटल अपने मुलाजिम पर 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं, 50,000 नकद सैलरी दे रहे हैं, 1 लाख की सहूलतें दे रहे हैं। एक मकान हमने इनको दिया हुआ है जिसका 50,000 किराया बनता है, वो नहीं हम ले रहे। गाड़ी हमने दी हुई है जिसका 20,000 महाना का खर्चा बनता है, वो हमने इनसे ले रहे। हमने इसको फॉर एग्जाम्पल कर्जा दिया हुआ, उस पर सूद नहीं ले रहे, हम इसके मुलाजमीन की सैलरीज देते हैं, इसके ड्राइवर की, इसके चौकीदार की सैलरी हम देते हैं। कंपनी कहती है कि हम अपने मुलाजिम को नकद 50,000 सैलरी देते हैं और 1 लाख रुपया उसे परक्विजिट सहूलतें देते हैं। हम टोटल 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं। वो 1.5 लाख आपका एक्सपेंस है। अकाउंटिंग हो तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं, अगर 50,000 सैलरी है ना तो उसका 50% लें, 25,000 आ गया। कहता सहूलतें चाहे आप उसे लाखों की दें, टैक्स पर्पज़ के लिए आप 50,000 सैलरी लिख सकते हैं और उसका हाफ सहूलतों का खर्चा लिख सकते हैं। बेशक आप 1 लाख खर्च करें अपने मुलाजमीन पर, लिखा 25,000 सकते हैं बस। 50,000 सैलरी दी है हमने और 25,000 की क्या दी हैं? परक्विजिट्स। इससे ज़्यादा आप मुलाजमीन को सहूलतें अगर देंगे तो अपने खर्चे पर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिख सकें। ये लिखा हुआ है। कहता है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉई इन प्रोवाइडिंग परक्विजिट्स टू एन एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ सैलरी। 50% सैलरी के 50% से ज़्यादा जो आप परक्विजिट्स देते हैं वो अलाउड नहीं है, डिडक्शन नॉट अलाउड आप पढ़ रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा जो आप देंगे वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है बेटा पेमेंट एक्सीडिंग 250,000 रुपीज टू बी मेड बाय क्रॉस चेक। मेरी बात सुने ध्यान से। आप मुख्तलिफ अदायगियाँ करते हैं बिजनेस में, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, सैलरीज का एक्सपेंस है, रेंट का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, स्टेशनरी का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, इंश्योरेंस का एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं जाहिर सी बात है उनकी आपने पेमेंट करनी है, उनकी रकम अदा करनी है आपने। अब कहता जी लोग करते क्या हैं, लोग झूठ बोलते हैं। बिजनेस में खर्चा किया 1 लाख का, कहा जी हमने 2 लाख का किया है। तनख्वाहें दी 10 लाख, लिखा जी 15 लाख की तनख्वाहें दी हैं। रेंट अदा किया 2.5 लाख, लिखा जी हमने 5 लाख रेंट दिया। जानबूझकर एक्सपेंस बढ़ा के लिखे जाते हैं। एक्सपेंस बढ़ा के इस वजह से लिखे जाते हैं ताकि एक्सपेंस ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट कम आएगी, टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स वालों ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी खर्चा जिसकी रकम 250,000 रुपये से ज़्यादा हो, 2.5 लाख से ज़्यादा हो, कोई भी एक्सपेंस जिसकी रकम कितनी हो वो आप कैश में देंगे तो हम नहीं मानेंगे, क्रॉस चेक में देंगे ना तो फिर माना जाएगा। वजह क्या है? नकद देने का कोई सबूत नहीं होता कि कितना पे कर दिया। क्रॉस चेक किसी को देंगे ना तो क्रॉस चेक अकाउंट से आपके बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपने 2.5 लाख दिया है या 4 लाख दिया है।
किसको दिया है? क्रॉस चेक का मतलब है किसी के अकाउंट में पैसे जमा होंगे, जिसके अकाउंट में पैसे जमा, आप कहते हैं हमने फॉर एग्जाम्पल रेंट दिया है, ये बेनामी अकाउंट से निकल रहे हैं। पे जिसको किया है उसके नाम तो प्रॉपर्टी थी नहीं, आपने कहा हमने रेंट पे कर दे दी 5 लाख, वो जिसको पे किया वो तो एक चौकीदार था, उसका तो मकान ही कोई नहीं था, उसने तो बिल्डिंग ही किराए पे नहीं दी हुई। ये होता है बेनामी अकाउंट कि ओरिजिनली मालिक कोई होता है, नाम किसी का लिखवाया होता है। क्रॉस चेक से पता चल जाता है कि रकम किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में गई। आप कहते हैं हमने रेंट दिया, तो भाई जिसको दिया ना इसका वो ज़मीन का मालिक होना चाहिए। और अगर आपने किसी और के नाम, अपने किसी भाई के नाम चेक दे दिया है सिर्फ शो करने के लिए, तो पकड़े जाएंगे अकाउंट क्रॉस चेक के जरिए। पता चल जाएगा भाई ये तो अपने भाई के नाम आपने चेक दे दिया है, आप तो कहते हमने रेंट दिया है। तो रेंट तो होता है ज़मीन के मालिक का, तो वो तो आपका भाई है, भाई के जो आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली नहीं हुई, वो तो सिर्फ आपने ट्रांजैक्शन शो करने के लिए ऐसा किया है। तो क्रॉस चेक की रकम, क्रॉस चेक देना लाजमी है अगर पेमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा करनी हो। तो 2.5 लाख से कम करनी तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट करनी तो उसके लिए क्रॉस चेक का होना ज़रूरी है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट आपने कर दी और आपके पास क्रॉस चेक नहीं है, क्रॉस चेक नहीं है, तो आपको वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखने की इजाज़त भी नहीं होगी। एनी अमाउंट पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इज़ एग्रीगेटेड एक्सीड 250,000 रुपीज़, जिसकी रकम 2,50,000 से ज़्यादा हो, अदर देन बाय अ क्रॉस चेक, और वो पेमेंट क्रॉस चेक के अलावा की जाए, मतलब कैश में की जाए। अब वो क्रॉस बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है, क्रॉस पे ऑर्डर भी हो सकता है, और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बैंक का कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे पता चल जाए कि भाई किसके अकाउंट से रकम किसके अकाउंट में गई है। अगर उसके अलावा आपने 2,50,000 से ज़्यादा की रकम अदा कर दी है, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, तो वो आपको अलाउड नहीं है कि आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंस बनाकर लिख सकें। यहाँ तक ये वाला पॉइंट करना है। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, लिखा हुआ जी पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ। कहता है मुलाजमीन को सैलरीज जो आप पे करते हैं ना, लोग इसमें भी बड़ा गफला करते हैं, बड़ी 2 नंबरी करते हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाहें कम देते हैं, लिखते ज़्यादा हैं ताकि सैलरीज का एक्सपेंस ज़्यादा शो हो जाए और हमें टैक्स कम देना पड़े। यहाँ पर शर्त क्या लिख दी है टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आपके जिस भी मुलाजिम की सैलरी 25,000 से ज़्यादा है ना, उसे अगर आप कैश में पे करेंगे तो हम समझेंगे आपने सैलरी नहीं पे की, हम वो आपको लिखने की इजाज़त। वो सारे मुलाजमीन जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा होगी, जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा होगी, तो जिन मुलाजमीन की सैलरी 25,000 से ज़्यादा होगी, ये लाजमी है कि कंपनी उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, या उनको क्रॉस चेक दे, या उनको क्रॉस चेक दे या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। अगर एक कंपनी अपने मुलाजमीन को सैलरीज दे देती है, बेशक किसी को 50,000, किसी को 70,000, किसी को 80,000, किसी को 1 लाख, लेकिन देती कैश में, देती किस में? कंपनी के पास रिकॉर्ड कोई नहीं होता, कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड मतलब क्रॉस चेक भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो आपको बेशक आपने तनख्वाहें दी भी हों, आपको लिखने की इजाज़त। कहता तनख्वाहें जितनी मर्जी दें, लेकिन दें क्रॉस चेक के जरिए या बैंक से डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें ताकि रिकॉर्ड रहे कि आपने वाकई मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की हैं। एनी सैलरी पेड और पेएबल एक्सीडिंग 25,000 रुपी पर मंथ अदर देन क्रॉस चेक, अगर क्रॉस चेक के अलावा अदा की या डायरेक्ट ट्रांसफ़र के अलावा ट्रांसफ़र की, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, तो वो आपको डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं भला? आपने कैपिटल और रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा है। फिक्स एसेट खरीदने का एक्सपेंडिचर, फिर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका फ़ायदा 1 साल से, फिर ऐसे एक्सपेंडिचर जो इनिशिएशन के होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। पढ़ा नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में? तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो अलाउड ही नहीं है, आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख ही नहीं सकते। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर नहीं लिख सकते। एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ द कैपिटल नेचर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन।
However, such expenditure shall be entitled to a depreciation allowance. भाई इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इजाज़त नहीं है, लेकिन इन पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर सकते हैं ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर सकते हैं फिक्स एसेट पर। फिक्स एसेट को खरीदा है तो उस रकम को तो नहीं लिख सकते आप, लेकिन फिक्स एसेट पर होने वाली डेप्रिसिएशन को लिख सकते हैं। समझ के बाद, फिक्स एसेट पर होने वाली डेप्रिसिएशन को लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होती है? अक्सर आप देखें कंपनीज ना सेल प्रमोशन लगाती हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा, फ्री सैंपल मिल जाएगा। कंपनी स्टॉल लगा लेती है, प्राइस रख देती है साथ कि भाई आप खाली रैपर जमा करवाएं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें स्क्रैच करके, आपको ये इनाम मिलेगा। ये सेल प्रमोशन होती है। अब क्या एक कंपनी सेल प्रमोशन पर जितना मर्जी पैसा खर्च करे, वो एक्सपेंडिचर उसे लिखने की इजाज़त होगी? नहीं। टैक्स का रूल ये है कि जितनी आपकी सेल्स है ना, उनका 10% लें। मिसाल के तौर पर आपकी 2 करोड़ की सेल है, 2 करोड़ का 10% लें, बनता है 20 लाख। कहता है सेल प्रमोशन पर 20 लाख रुपया खर्च करेंगे तो अलाउड होगा, आप उस एक्सपेंस को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं जी हमने 25 लाख खर्च कर दिया, तो आपको 20 लाख से ज़्यादा लिखने की इजाज़त नहीं है। आप कहेंगे हमने 50 लाख खर्च कर दिया है, 50 लाख लिखने की इजाज़त। सेल्स का 10% तक आप सेल प्रमोशन पर खर्च करेंगे तो लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो नहीं लिख सकते। बेशक हकीकत में आप खर्च भी कर रहे होंगे लेकिन लिख नहीं सकेंगे। क्लियर है जी? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के 10% से ज़्यादा, बाय अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, चाहे कोई मेडिसिन कंपनी क्यों नहीं है, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट है जी पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, बिजली गैस और पानी का बिल। एनी एक्सपेंडिचर ऑन यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट, जो लिमिट टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता देगा ना, उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपने बिजली गैस या पानी के बिल अदा किए भी तो नहीं लिखने की इजाज़त होगी, उतने लिखे जाएंगे जितनी लिमिट आपको दी गई है। उसके बाद जी बस जी यहाँ तक डिडक्शन नॉट अलाउड कंप्लीट हो गई, यहाँ तक ही आपने करनी है, नेक्स्ट वाला नहीं करना, आपने काट दें उसे। डिडक्शन नॉट अलाउड यहाँ तक खत्म हो गई। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल तक, अब ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिडक्शन अलाउड एंड डिडक्शन नॉट अलाउड। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जी आपका। इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया।